तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई अंडर जीएसटी। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस दैट विल अमाउंट टू सप्लाई and even without consideration, classification of transactions as supply of goods or services, transactions which are neither supply of goods or services, composite and mixed supplies and their taxability। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएसटी में व्हाट इज़ द टैक्सेबल इवेंट। तो जीएसटी में फॉर लेवी ऑफ जीएसटी द टैक्सेबल इवेंट इज़ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो रेलेवेंट है, जिनका मतलब हमें एक्ट में क्या बोलता है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो। तो सबसे पहले डेफिनेशन है गुड्स का, जो कि डिफाइंड है हमारे सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 252 में। गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट विल इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, growing crops, grass, things attached to or forming part of land, which is agreed to be served under a contract of supply. Second definition, which is relevant for the act, is meaning of family, which is defined under section 249 of CGST Act. CGST Act says that the family includes spouse of an individual, children, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स डिपेंडेंट। तो जो भी इंडिविजुअल की वाइफ या अगर फीमेल है तो हस्बैंड, बच्चे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स, अगर ये डिपेंडेंट है इंडिविजुअल पे तो ही ये डेफिनेशन ऑफ फैमिली में कवर होंगे। अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स या सिस्टर्स कोई भी इंडिपेंडेंट है तो वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द बिजनेस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो बिजनेस में आता है ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन या फिर प्रोविजन बाय अ क्लब फॉर अ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज or benefit to its members, admission for a consideration of persons to any premises, activities of a race club by way of totally sitter or license to a bookmaker. Thereafter, what is the consideration under section 2 subsection 31 of CGST Act? Consideration means payment made or to be made, whether in money or otherwise, or monetary value of any act or forbearance for the supply of goods or services, whether by the recipient or any other person, but does not include subsidy by the central government, state government. इसमें deposit given for supply of goods or services shall not be considered as payment unless supplier applies such deposit at consideration for the said supply. फिर हम देखेंगे the actual chapter actually begins from here, which we will discuss about the concept of supply. तो concept of supply जो है section 7 of CGST Act में defined है। क्या है supply? तो supply होता है, it includes supply of goods or services or both. It can be either supply of goods or services or even both by way of क्या mode है, sale, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल या डिस्पोजल, मेड और टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन which should be in the course of furtherance of business, import of services for a consideration whether or not in the course of business, activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without consideration।
तो जो सप्लाई का डेफिनेशन है इसमें जो आता है, कहते हैं कि सप्लाई होता है गुड्स या सर्विसेज का, या मे बी दोनों। क्या मोड होता है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। और इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो कि बिजनेस में होना चाहिए। और अगर इन सर्विसेज का इंपोर्ट हो रहा है फॉर अ कंसिडरेशन, वेदर बिजनेस में भी या ऐसे ही बिना बिजनेस के, तो भी सप्लाई कहलाएगा। और जो है सप्लाई में एक्टिविटीज़ जो है, जो शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज़ हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, मेड और अग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन ये भी इंक्लूड होगा। हम तो चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा टू अंडरस्टैंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। Mohan is running a jewelry shop and has sold jewelry to Sohan for rupees 54 lakh. Is this a supply and whether GST will be leviable? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मोहन है वो एक तो प्रॉपर बिजनेस कर रहा है, ज्वेलरी शॉप चला रहा है, और वो सेल करता है ज्वेलरी सोहन को, जो कि 4 लाख में। तो यहाँ पे कंसिड्रेशन भी इन्वॉल्व है। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे कंसिड्रेशन भी है और ये बिजनेस कर रहा है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो हाँ जीएसटी लगेगा। तो सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे, शीतल जो है वो एक हाउसवाइफ है और वो अपने कुछ ओल्ड ज्वेलरी जो है जाके शॉप में रत्ना ज्वेलर्स में सेल करती है फॉर रुपीज़ 2 लाख। इज दिस अ सप्लाई एंड वेदर जीएसटी विल बी लेविएबल? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। शीतल जो है वो एक एज अ पर्सनल कैपेसिटी में अपने पुरानी ज्वेलरी को सेल कर रही है। शीतल इज नो रनिंग बिजनेस, शीतल इज नॉट रनिंग अ बिजनेस। तो ये ट्रांजेक्शन है, ये जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो क्या हुआ, लेकिन इसको हम सप्लाई नहीं करेंगे and GST will not be charged on this type of transaction. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज, दैट इज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज में हम देखेंगे कि अ न्यू सेल फोन वर्थ रुपीज़ 50,000 is purchased in exchange of an old cell phone along with the monetary consideration of rupees 40,000 paid for the such said purchase. फ्रेंड्स, हम सेल फ़ोन लेने जाते हैं शॉप में, तो अगर हमने सेल फ़ोन 50,000 का है तो हम बहुत बार दुकानदार से नेगोशिएट करते हैं कि हम पार्ट कंसिडरेशन जो है पे कर देंगे इन मॉनेटरी फॉर्म, और पार्ट कंसिडरेशन हम अपना ओल्ड फ़ोन को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ट्रांजेक्शन जो होते हैं ये भी सप्लाई के डेफिनेशन में आएंगे, कि जहाँ पे पार्ट कंसिडरेशन हम मॉनेटरी फॉर्म में दे रहे हैं और पार्ट कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी फॉर्म में दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ बार्टर। बार्टर में क्या है कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो बार्बर है, उसको वो अपने कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है, और बार्बर इन रिटर्न जो होता है वो अपनी सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कटिंग हेयर ऑफ अ डॉक्टर देता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी हैं, सप्लाई कहलाएंगे। नेक्स्ट वी विल सी सप्लाई में includes import of service for a consideration whether or not in course or furtherance of business। सर्विस का इंपोर्ट हो रहा है और हम कंसिडरेशन दे रहे हैं, और भले ये बिजनेस में हो या ना हो,
अगर इम्पोर्ट हो रहा है सर्विस का और कंसिडरेशन इज पेइंग, वी आर पेइंग कंसिडरेशन, बट इट मे बी और मे नॉट बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, स्टिल जीएसटी विल बी चार्ज्ड. एग्जाम्पल है, सुशीला has received architect services for her house from New York at an agreed consideration of $4,000. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सुशीला है वो जो है आर्किटेक्ट सर्विसेज ले रही है, सर्विस का इम्पोर्ट कर रही है न्यूयॉर्क से, जो कि वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले रही है, लेकिन वो कंसिड्रेशन दे रही है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसिड्रेशन इन्वॉल्व है और सर्विस का इम्पोर्ट हो रहा है. भले ही अगर ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, बट स्टिल जो है ये सप्लाई कहलाएगा और जीएसटी जो है विल बी लेविएबल. नेक्स्ट वी विल सी, जैसा हम लोग ने देखा था कि सप्लाई की डेफिनेशन में आता है सर्टेन एक्टिविटीज़ जो कि शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है, विच इज़ मेड और अग्री टू बी मेड इवन विदाउट कंसिड्रेशन. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे कंसिड्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, स्टिल ये सप्लाई की डेफिनेशन में आएंगी. तो पहली ऐसी एक्टिविटी है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी इज अवेल्ड. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड बाय थ्रू एन एग्जांपल. अगर मान लो कोई मयंक है, वो बिजनेस अपना वाइंड अप कर रहा है और उसने क्या किया, अपना जो शॉप का 2 एसीज जो है जिसपे उसने आईटीसी अवेल कर रखा है, उसने अपने कोई फ्रेंड कुछ को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया. यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स की उसने जो गिफ्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई कंसिड्रेशन नहीं चार्ज है, कुछ उसको किसी भी तरह के पैसे नहीं दे रहे हैं रिटर्न में, लेकिन स्टिल जो है ये डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में आएगा. यहाँ पे द मेन क्राइटेरिया जो टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ सप्लाई इज है कि अगर परमानेंट ट्रांसफ़र हो रहा है बिजनेस एसेट्स का और आईटीसी उस पर अवेल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर आईटीसी उस पर अवेल नहीं है लेकिन स्टिल परमानेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो जाएगा. सिंस जो मयंक जो है उस पर आईटीसी अवेल कर रहा है, तो भले ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है और परमानेंट डिस्पोजल परमानेंट ट्रांसफ़र है, तो येस इट इज़ इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट. ITC on the said motor vehicle is blocked. Is this a supply and whether GST will be leviable? तो ऐसे ट्रांजेक्शन जैसा मैंने बताया कि आईटीसी जिस पे अवेल नहीं कर रखा है, आईटीसी उस पे ब्लॉक्ड है. आईटीसी ब्लॉक्ड है तो इसका मतलब अवेल नहीं कर रखा है, अवेल नहीं कर सकता. तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. जो मेन क्राइटेरिया जो इसमें हम देखेंगे, जो एक्टिविटी है लाइक परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स, इसमें मेन द थिंग है कि हम देखेंगे कि आईटीसी अवेल हो रखा है कि नहीं. अगर आईटीसी अवेल कर रखा है तो सप्लाई में आएगा, अगर नहीं अवेल कर रखा है या ब्लॉक्ड है तो it will not be included in the definition of supply. It will not be regarded as supply in fact. Friends, second activity जो है which is specified in schedule 1, which may be treated as supply even if it is made without consideration, is supply between related persons or distinct persons. Supply of goods or services or both between related persons or distinct persons made in the course of business. तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ supply of goods or services between related person or distinct person made in the course of business, जो कि विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई कहलाता है. तो रिलेटेड पर्सन्स के डेफिनेशन में आते हैं, सच पर्सन्स आर द ऑफिसर्स और द डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस. दे आर लीगली रिकग्नाइज्ड पार्टनर्स, मतलब ऑन पेपर दे आर पार्टनर्स. सच पर्सन्स आर द employee, one of them directly indirectly control the another. Two or more persons are controlled directly or indirectly by a third person, and if they are the members of the same family, तो ये जो है they are deemed to be the related persons, जिन्हें हम related persons कहेंगे. Some examples of related persons are
Mrs. Priya hold 30% shares of ABC Limited and 35% shares of XYZ Limited. ABC and XYZ are related. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मिस प्रिया है वो 30% शेयर्स होल्ड करती एबीसी में भी, 35% शेयर्स होल्ड करती XYZ में भी, दोनों में होल्डिंग है, तो यानी दोनों में वोटिंग पावर रखती है, कंट्रोलिंग पावर रखती है। तो यहाँ पे एबीसी और XYZ है आर रिलेटेड। जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा कि बोथ दोनों एंटिटी जो है कंट्रोल बाय अ थर्ड पर्सन। देयर आफ्टर हम देख सकते हैं कि क्यू लिमिटेड हैज़ अ डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड। क्यू लिमिटेड जो है वो आर लिमिटेड में सब्सटैंशियल होल्डिंग रखता है, लाइक डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, इतना कंट्रोल रखता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्यू लिमिटेड जो है वो कंट्रोल करता है रिलेटेड आर लिमिटेड को, तो ये दोनों रिलेटेड पर्सन्स के डेफिनेशन में आएंगे।